कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में एट्रिया और वेंट्रिकल्स ऑपरेट करेंगे डिफरेंट पेस मेकर्स के साथ, जो कि स्टिमुलेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस को डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर पीछे ए वेव्स बनती हैं जगलर वीनस प्रेशर बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। मतलब एट्रिया से प्रेशर जगलर वेन्स में गया है, तो ये होता है, ये हमें 3rd डिग्री ब्लॉक होता है। अब आगे आ जाए, कह रहा है क्लिनिकल पल्स में मोस्ट जो कॉमन कॉज होता है डेथ का पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में बिफोर रीचिंग दी हॉस्पिटल, वो है एरिथमियाज की वजह से पेशेंट मर जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक इज़ एरिथमिया, ठीक है। उसमें पहले हफ्ते में भी एरिथमियाज की वजह से डेथ होती है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैटल एरिथमियाज होता है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, जो होता है वो है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकल्स की फिब्रिलेशन। ये मोस्ट कॉमन एरिथमिया आपने याद रखना है, एमआई में होती है। वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर की बात करें तो एरिथमियाज के बाद ये अगली हमारी कॉम्प्लिकेशन है। तो देखिए, वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर जो है ये कॉमन कॉज है कार्डियक रप्चर सिंड्रोम का, जो कि एमआई के बाद होता है, ठीक है। ये हम बार बार देखते आ रहे हैं। तो ये कार्डियक टेम्पनेट की तरह प्रेजेंट करेगा और ये यूजुअली फैटल होता है, क्योंकि अब रप्चर हो गया तो जाहिर सी बात है ब्लड वगैरह सारा जो है पेरिकार्डियम में स्प्रेड कर जाएगा, तो कार्डियक टेम्पनेट हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंटली 3 से 7 दिनों के बाद ऑफ द ऑनसेट ऑफ द एमआई होता है वेंट्रिकुलर रप्चर। मोस्ट कॉमन साइट इसकी याद रखनी है आपने, लेटरल वॉल एट द मिड वेंट्रिकुलर लेवल, मिड वेंट्रिकुलर लेवल पे, लेकिन लेटरल जो वॉल है वहाँ पे रप्चर कॉमन होता है। अगली कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा का रप्चर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि शंट डेवलप होता है, लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी, और ये भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो ये पैन सिस्टोलिक मरमर की तरह हमें लेफ़्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे प्रेजेंट करता है, जो रेडिएट करेगा ऑल ओवर द प्रीकॉर्डियम एरिया। हमारा चेस्ट वॉल का जो कि थोरेसिक वॉल का जो कि हार्ट के ऊपर लाई कर रहा है, उसको हम प्रीकॉर्डियम कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें स्टमक का भी पोर्शन, तो उस पूरे रीजन पे जो है ये रेडिएट करेगा पेनसिस्टोलिक मरमर, और ये लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे हमें सुनाई देगा। अगली कॉम्प्लिकेशन है पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो जाना। देखें, ये अक्यूट ऑनसेट ऑफ माइट्रल रीगर्जिटेशन करवा देगा, ठीक है। ये भी हमने पैथोमा से भी देखा था। और पेपिलरी फाइब्रस जब रप्चर हो रहे थे तो माइट्रल रीगर्जिटेशन हो रही थी, क्योंकि वो उसको ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो अब ये जो है ना पेनसिस्टोलिक मरमर के साथ ही प्रेजेंट करेगा, लेकिन ये हमें कहाँ पे सुनाई देगा, याद रखना है आपने, एपिक्स पे, हार्ट की एपिक्स पे। और ये रेडिएट कहाँ पे करेगा, एक्जिला की तरफ, वो प्रीकॉर्डियम की तरफ, ये एक्जिला की तरफ रेडिएट कर रहा है। अगली कॉम्प्लिकेशन है राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन हो जाना। तो ये यूजुअली इन्फीरियर वॉल का जो एमआई होता है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन होता है। इसमें हमारी कौन सी आर्टरी हमने पढ़ा ऊपर के इन्वॉल्व होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो है इन्फीरियर वॉल के एमआई में इन्वॉल्व होती है। उसके साथ साथ जो है ईसीजी चेंजेस भी हमने पढ़े थे कि उसमें 2, 3 और एवीएफ जो है हम इन्वॉल्व होते हैं, ईसीजी लीड्स जो होती हैं, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखनी है साथ साथ। अब ये राइट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन जो है ये हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, और क्लियर लंग्स होंगे अस्कल्टेशन पे। ईसीजी में हमें एसटी की एलिवेशन मिलती है राइट साइडेड, V4 जो है मोस्ट स्पेसिफिक इसकी फाइंडिंग है, एसटी एलिवेशन इन द राइट साइडेड V4। ट्रीटमेंट हमने इसको हाई वॉल्यूम फ्लूइड रिप्लेसमेंट देनी होती है राइट वेंट्रिकल के इन्फेक्शन में, क्योंकि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है ना राइट वेंट्रिकल के फेलियर में या इन्फेक्शन में। तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट वगैरह मेंटेन नहीं हो पा रहा, हाइपोटेंशन हो रही है सिस्टमिकली, और लेफ़्ट वेंट्रिकल भी तो सफ़र कर रहा है, उसकी वजह से पंप नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हम फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, हाई वॉल्यूम फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगली कॉम्प्लिकेशन है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का जब फेलियर हो जाए हाइपोटेंशन के साथ, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और इसमें याद रखिएगा क्योंकि पीछे लंग्स हैं तो पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी, पल्मोनरी इडीमा, और कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप होगा कि आगे ब्लड पंप नहीं हो रहा, वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा, और कार्डियोजेनिक शॉक होगा। दैट्स इट। लास्ट में रह गया अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, लेकिन ये हम बेसिक से जब पढ़ेंगे टॉपिक तो उसके साथ देखेंगे। अब वापस आ जाते हैं बेसिक, रॉबिन्स बेसिक बुक में। तो क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने एंजाइना पेक्टोरिस का टॉपिक कर लिया है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने एंजाइना पेक्टोरिस कर लिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर लिया। बाकी क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और सडन कार्डियक डेथ देख लेते हैं। क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है इसको हम इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं,
ठीक है, ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर है जो कि सेकेंडरी होगा टू द इस्केमिक मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियम को, हमारे मायोकार्डियम को इस्केमिक डैमेज हुआ है, उसके सेकेंडरीली ये प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर हो जाए तो हम इसको क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहेंगे। मोस्ट इंस्टेंसेस में इसमें हमें कोई नॉन क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी मिलती है। आफ्टर प्रायर इन्फेक्शन, पिछले जो हो चुके हैं, जो क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है ये अपीयर करती है जब कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म है, जैसे कि हाइपरट्रॉफी हो जाना हमारे मायोकार्डियम की, रेजिडुअल मायोकार्डियम की, इस तरह के कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाए तब ये क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता है। तो बाकी केसेस में क्या होता है कि सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ये डिफ्यूज़ मायोकार्डियल डिसफंक्शन करवा देती है और इवन माइक्रो इन्फेक्शन करवा देती है और रिप्लेसमेंट हो जाएगी फाइब्रोसिस के साथ, बिना किसी क्लिनिकली एविडेंट एपिसोड ऑफ द फ्रैंक इन्फेक्शन के। तो इसमें हार्ट फेलियर जो है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में वो टिपिकली सीवियर किस्म का होता है, आपने याद रखना है। ओकेजनली पंक्चर्ड होता है बाय न्यू एपिसोड्स ऑफ एंजाइना के साथ या फिर इन्फेक्शंस के न्यू एपिसोड्स आएंगे। एरिथमियाज का होना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इंटरकरेंट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये इसमें एसोसिएट होता है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के साथ। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो पेशेंट्स हैं क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के, उनको टिपिकली वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की डायलेशन होती है, उनको जाहिर सी बात है क्रोनिकली है, और इसके अलावा उनकी हाइपरट्रॉफी भी हो चुकी होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की। तो ऑफन ये डिस्क्रीट एरिया ऑफ ग्रे वाइट स्कारिंग फ्रॉम द प्रीवियस हील्ड इन्फार्क्ट्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेंगे। हम पढ़ के मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वाइट स्कार बन जाता है, ठीक है, ग्रे वाइट स्कार। तो हमने कहा कि क्रोनिक वाली कंडीशन में पहले ही उसको बहुत से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुके होते हैं, तभी ये डिजीज़ क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ डेवलप होती है। तो उस प्रीवियस एमआई के उनको ग्रे वाइट स्कार्स होंगे। इनवेरिएबली इसमें हमें जो है मॉडरेट टू सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरीज की भी मिल सकती है, समटाइम्स टोटल ओक्लूजन के साथ, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर, कभी कभी पूरी ओक्लूजन। एंडोकार्डियम जब हम देखेंगे तो उसमें हमें पैची फाइब्रस थिकनिंग मिलेगी और म्यूरल थ्रोम्बाई भी मिल सकते हैं। अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में हमें मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी मिलेगी, डिफ्यूज सब एंडोकार्डियल मायोसाइट वैक्यूलाइजेशन, याद रखना है, हाइपरट्रॉफी मिलेगी, वैक्यूलाइजेशन मिलेगी सब एंडोकार्डियल मायोसाइट्स की, और फाइब्रोसिस जो कि प्रीवियस एमआई से हुई है। दैट्स इट, ये छोटा सा टॉपिक था। पैथोमा में भी यही कह रहा है कि क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो पुअर मायोकार्डियल फंक्शन जो कि क्रोनिक इस्केमिक डैमेज की वजह से हुआ है, पुअर मायोकार्डियल फंक्शन हुआ है, विथ या विदाउट इन्फेक्शन हो सकता है, और ये प्रोग्रेस करेगा आगे जाके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा देगा, ये आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई इन्फेक्शन ही हो, क्रोनिकली इस्कीमिया हो रही है, उसकी वजह से जो है मायोकार्डियम डैमेज हो रहा है, उसका फंक्शन पुअर हो रहा है, और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा देगा। इरफान मसूद में भी है कि क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ रेफर करता है कि कार्डियक फाइंडिंग्स पेशेंट्स में जो डेवलप करें प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इस्कीमिक मायोकार्डियल डैमेज की वजह से फिर हार्ट फेलियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाती है हमारे मायोकार्डियल टिश्यू की नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्कार टिश्यू के साथ। क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज हम करते हैं, ये इंसीडियसली होता है जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है ना पेशेंट्स को, जिनको पिछले एपिसोड्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन के या एंजाइना के अटैक्स आ चुके होते हैं, तो उनको जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ऑनसेट होता है तब जाके ये डायग्नोस होता है कंडीशन, ठीक है। इसमें अब मॉर्फोलॉजी भी आप देख लें, याद रखिएगा इसकी कि इसमें हमें जो है मॉर्फोलॉजिकली इनलार्ज और हैवी हार्ट मिलता है, ठीक है, हैवी। इसके साथ साथ लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाना और डायलेशन हो जाना, ठीक है, क्योंकि वो बार अब पंप करने की उसकी एबिलिटी नहीं रही, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हमें हाइपरट्रॉफी और डायलेशन मिलेगी। इसके साथ साथ स्टीनोसिंग और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, कोरोनरी आर्टरीज की स्टीनोसिंग भी हो जाएगी, एथेरोस्क्लेरोसिस भी, मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, सब एंडोकार्डियल वैक्यूलाइजेशन, ठीक है, वैक्यूलाइजेशन, और स्कार्स जो हैं वो हील्ड इन्फार्क्ट्स के हमें ग्रे वाइट से स्कार्स मिलेंगे। दैट्स इट। अगला टॉपिक है कार्डियक स्टेम सेल्स। तो बिकॉज ऑफ द सीरियस मोर्बिडिटी जो कि एसोसिएटेड होती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के साथ, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन एक्सप्लोरिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द कार्डियक स्टेम सेल्स टू रिप्लेस द डैमेज मायोकार्डियम। आल्दो कार्डियक की रीजनरेशन जो है मेटाजोन्स में, जैसे कि न्यूज़िड्स और ज़ेब्रा फिश में जो है वो वेल डिस्क्राइब हुई है। कार्डियक मायोसाइट्स हायर ऑर्डर एनिमल्स के, हायर ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं उनमें क्लासिकली कंसीडर हुई है एज अ पोस्ट माइटोटिक सेल पॉपुलेशन विदाउट द रेप्लिकेटिव पोटेंशियल।
Increasing evidence, however, points to the presence of bone marrow derived precursors as well as small resident stem cell population within the myocardium capable of repopulating the mammalian heart. तो अब ये इस तरह के जो सेल्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल सरफेस मार्कर्स जो कि अलो करते हैं इनकी आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन के लिए बाकी टिश्यूज़ के स्टेम सेल्स की तरह, और ये बहुत ही वेरी लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स द सेल्फ रीन्यूअल, इस तरह के जो कार्डिक स्टेम सेल्स हैं ये जनरेट करते हैं ऑल सेल लीनिएजेस जो कि मायोकार्डियम में देखी गई हैं। सारे सेल लीनिएजेस इनमें से बनती हैं कार्डिक स्टेम सेल से। तो इनको स्लो इंट्रिंसिक रेट होता है, बहुत ही स्लो इंट्रिंसिक रेट ऑफ प्रोलिफरेशन होता है जो कि ग्रेटेस्ट है नियोनेट्स में, और एज के साथ साथ ये कम होता जाता है इनकी प्रोलिफरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो स्टेम सेल का नंबर है और प्रोजेनी ये भी मायोकार्डियल इंजरी के बाद बढ़ती है या फिर हाइपरट्रॉफी के बाद इनका नंबर और प्रोजेनी, अल्बेट टू लिमिटेड एक्सटेंट, सिंस के हार्ट जो है जिसने मायोकार्डियल इन्फेक्शन को सफ़र किया है वो क्लियरली रिकवर नहीं कर पाता किसी सिग्निफिकेंट फंक्शन तक इन द नेक्रोटिक जोन, यानी उसके नेक्रोटिक जोन में इतना ज़्यादा वो सिग्निफिकेंटली फंक्शन में रिकवर नहीं कर पाता। तो nevertheless the potential for stimulating the proliferation of these cells in vivo is tantalizing because it could facilitate recovery of myocardial function after acute myocardial infarction or chronic ischemic heart disease। यानी क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद हम जो है मायोकार्डियम फंक्शन की रिकवरी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम इसकी प्रोलिफरेशन और स्टिमुलेशन करवाएं, इसकी पोटेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोलिफरेशन इस तरह के सेल्स की इन वीवो करवाएं। एक्स वीवो एक्सपेंशन एंड सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के सेल्स की मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद एक और एरिया है विगरस इन्वेस्टिगेशन का। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो फार लेस हैव बीन, मतलब लेस एक्साइटिंग हमें रिजल्ट्स मिले हैं। दैट्स इट। अब समरी देख लें, हमने ये डिटेल में सारा टॉपिक कर लिया जो कि था हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। इस चैप्टर की आप लोग आउटलाइन देख लें। हमने पहले जो है इस चैप्टर में ओवरव्यू देख लिया हार्ट डिजीज़ का, हार्ट फेलियर देखे, फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की, और अभी हमने ये सारी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कर ली हैं। तो इसकी समरी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कार्डियक इस्कीमिया होती है जब कोरोनरी आर्टरी की एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, वाइजोस्पाज्म हो जाए या वास्कुलाइटिस हो जाए या एम्बोलिज्म हो जाए, तो ये सारे लेस कॉमन है, ठीक है। लेकिन मेनली जो है वो मोस्टली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अब कार्डियक इस्कीमिया जो है रिजल्ट करता है जब मिसमैच आ जाए कोरोनरी की सप्लाई के दरमियान और मायोकार्डियम की डिमांड के दरमियान, ठीक है। और ये मैनिफेस्ट करेगा एज अ डिफरेंट अल्बेट ओवरलैपिंग सिंड्रोम होंगे। सबसे पहला है एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या होता है? एक्सर्शनल चेस्ट पेन होता है जो कि जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होती है उसकी वजह से होता है। टिपिकली ये एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की वजह से होता है जो कि 70% फिक्स्ड स्टीनोसिस जिसको हम कहते हैं 70% से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको क्रिटिकल स्टीनोसिस कहते हैं, उसमें होता है। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना भी ये होता है इसमें सिम्टम। इसमें क्या होता है कि इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट पेन होगा जो परसिपिटेट होगा या बाय प्रोग्रेसिवली लेस एक्सर्शन के ज़रिए या फिर इवन रेस्ट के टाइम पे भी हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि इरोजन की वजह से या जब रप्चर हो जाता है ना एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक का, तो वो प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को ट्रिगर करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और म्यूरल थ्रोम्बस बन जाएगा जिसको ओक्लूसिव होने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब वेजोस्पाज्म ही हो चुका है, तो इसमें ये इसका मैकेनिज्म है। थर्ड, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ना टिपिकली रिजल्ट करता है जब एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो जाए, जैसे ही प्लैक रप्चर हो गया उसके पीछे। तो ये मेजॉरिटी ऑफ जो है ये प्लैक्स प्रीवियसली कोई एग्जिबिट नहीं करते, क्रिटिकल स्टीनोसिस वगैरह, ठीक है, उस तरह के प्लैक्स में ये होता है। तो अगला है सडन कार्डियक डेथ हो जाना। ये यूजुअली रिजल्ट करता है फैटल एरिथमियास की वजह से, टिपिकली विदाउट किसी सिग्निफिकेंट एक्यूट मायोकार्डियल डैमेज के। एरिथमियास की वजह से बस ये सडन कार्डियक डेथ होता है। तो आगे हम ये एरिथमिया वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे डिटेल में। अगला है इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। ये क्या होता है? ये प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर होता है जो कि इस्कीमिक इंजरी की वजह से होता है, या तो किसी प्रीवियस इन्फेक्शन से या क्रोनिकली अगर बार बार इस्कीमिया हो रही है तो इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि समरी कह रही है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है वो मायोसाइट्स का लॉस करवा देगी उसके फंक्शन का, जो कि 1 से 2 मिनट में हो जाता है। लेकिन डेथ कब होगी मायोसाइट्स की? 3 से 40 मिनट के बाद सिर्फ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है हम डायग्नोस करते हैं सिम्टम्स की बेसिस पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक के चेंजेस पे और मेजरमेंट सीरम बायोमार्कर जैसे कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन। तो ग्रॉस और हिस्टोलॉजिक जो चेंजेस हैं इन्फेक्शन के वो उनको घंटों से दिनों चाहिए होते हैं कि वो डेवलप करें। इन्फेक्शन कह रहा है कि मॉडिफाई हो सकती है थेरेपेटिक इंटरवेंशन से, जैसे अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस करें या स्टेंटिंग करें जो सेल्वेज करेगा मायोकार्डियम को एट रिस्क
बट मे ऑल्सो इंड्यूस रीपरफ्यूजन रिलेटेड इंजरी भी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशन जो है इन्फेक्शन की, उसमें क्या हमने पढ़ा, वेंट्रिकुलर रप्चर हो सकता है, पेपिलरी मसल रप्चर कर सकते हैं, एन्यूरिज्म्स बन सकते हैं, म्यूरल थ्रोम्बस, एरिथमियाज हो सकती हैं, पेरिकार्डाइटिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इस चैप्टर के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच आर दी एरिथमियाज। ठीक है, एरिथमियाज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम सडन कार्डियक डेथ को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। अच्छा, तो अब एरिथमियाज क्या है? एबरेंट रिदम्स इनिशिएट हो सकती हैं कहीं भी हमारे कंडक्शन सिस्टम के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द साइनो एट्रियल यानी ऐसे नोड से लेके डाउन टू द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल मायोसाइट तक कहीं भी ये एबरेंट रिदम्स जनरेट हो सकती हैं या इनिशिएट हो सकती हैं। तो ये टिपिकली डिजाइनेट हुई हैं एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एट्रियम सुप्रावेंट्रिकुलर, वहाँ से मतलब ये शुरू हो सकती हैं, या फिर ये विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम भी इनिशिएट हो सकती हैं या ओरिजिनेट वहाँ से कर सकती हैं। ठीक हो गया। एबनॉर्मलिटीज़ जो है हमारे मायोकार्डियल कंडक्शन की, ये सस्टेन होती हैं या फिर ये स्पोरेडिक भी हो सकती हैं, तो हम इनको पैरोसिस्मल कहते हैं। ठीक है, अब ये मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? या तो टेकिकार्डिया होगा, एक होता है, ये सारी एरिथमियाज है। ठीक है, टेकिकार्डिया होता है एक, जिसमें फास्ट हार्ट रेट होता है, दूसरा ब्रेडिकार्डिया यानी स्लो हार्ट रेट। इर्रेगुलर रिदम हो विथ नॉर्मल वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल हो रही है लेकिन रिदम इर्रेगुलर है। इसके साथ साथ केओटिक डीपोलराइजेशन हो रही है बिना किसी फंक्शनल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के, यानी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सही नहीं हो पा रही, यानी नॉर्मल वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन फंक्शनल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो केओटिक डीपोलराइजेशन की वजह से नहीं हो पा रही फंक्शनली, तो हम इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा हमें नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट ऑल भी मिल सकती है, ये भी एक एरिथमिया है, तो उसको हम एसिस्टली कहते हैं। अब पेशेंट्स जो है ना वो अनअवेयर हो सकते हैं कि उनको कोई इस तरह का रिदम का डिसऑर्डर है, या फिर वो रेसिंग हार्ट को नोट भी कर सकते हैं जिसको हम पाल्पिटेशंस भी कहते हैं कि उनका हार्ट रिदम इरेगुलर है। तो लॉस ऑफ एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट होता है ड्यू टू द सस्टेन्ड एरिथमिया। ठीक है, अब एरिथमियाज मुसलसल ही हैं तो उनकी वजह से उनका कार्डिक आउटपुट इतना एडिक्वेट नहीं होगा और ये लाइट हेडेडनेस करवा देगा जिसको हम नियर सिनकपी कहते हैं। जाहिर सी बात है, ब्लड नहीं पहुंच रहा तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है जिसको हम सिनकपी कहेंगे। लाइट हेडेडनेस को नियर सिनकपी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई, बेहोश हो गया तो उसको सिनकपी, और सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है इन एरिथमियाज की वजह से, जो अभी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो इस्केमिक इंजरी जो है ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है हमारे रिदम के डिसऑर्डर्स का। क्या कॉज है एरिथमियाज का? इस्केमिक इंजरी हो जाना। ठीक है, आइदर ये डायरेक्ट डैमेज की तरह हो गई या फिर ये डायलेशन जब हो जाती है हमारे हार्ट के चैम्बर्स की, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट कर जाए अगर, तो उसकी वजह से भी ये होती है। क्यों? क्योंकि इनकी डायलेशन की वजह से जो सिग्नल की कंडक्शन है वो अल्टर हो जाएगी। ठीक है, अगर अब जैसे देखें, अगर हमारा जो ऐसे नोड है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 6 साइनस सिंड्रोम है, फिगर को भी ये देखें, साथ साथ देखते जाए, अगर ये ऐसे नोड डैमेज हो जाता है जैसे कि 6 साइनस सिंड्रोम में होता है, या फिर बाकी फाइबर्स, या इवन हमारा जो एट्रोवेंट्रिकुलर ये वाला नोड है ये डैमेज हो जाता है, ये मतलब पेस मेकर का फंक्शन ले लेता है, यानी अगर ऐसे नोड अगर डैमेज हो जाता है तो हमारा जो एवी नोड होता है ना वो अपना ये पेस मेकर का फंक्शन ले लेता है। ठीक है, लेकिन ये इसका जो इंट्रिंसिक रेट है ये बहुत ही स्लो होता है, तो उसकी वजह से ये पेस मेकर तो बन गया है ऐसे नोड की जगह पे, लेकिन ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे एट्रियल मायोसाइट्स जो है वो इरिटेबल हो जाते हैं और डीपोलराइज करेंगे इंडिपेंडेंटली और स्पोरेडिकली इरिटेशन की वजह से, जैसा कि एट्रियल डायलिटेशन में होता है हमारे पास, तो उसमें सिग्नल्स जो है ये वेरिएबली ट्रांसमिट होंगे थ्रू द एवी नोड और लीड करेंगे टू द रैंडम इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये मायोसाइट्स खुद डीपोलराइज कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उसकी वजह से ये एट्रियल फिब्रिलेशन होती है जिसको हम इरेगुलर हार्ट रेट कहेंगे। इसके अलावा अगर एवी नोड जो है ये फंक्शनल हो जाता है, वेरिंग डिग्रीज का हार्ट ब्लॉक हो जाएगा उसके नतीजे में, तो ये रेंज कर सकता है कि सिंपल प्रोलोंगेशन हो सकती है PR इंटरवल की। अब इसमें आप लोग साथ साथ ECG को भी देखते जाएं, तो अगर AV नोड डिसफंक्शन हो गया तो वेरिंग डिग्री का हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, जो कि रेंज कर सकता है कि देखें सिर्फ PR जो इंटरवल है उसकी जो है सिंपल प्रोलोंगेशन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री का AV ब्लॉक।
या फिर इसमें इंटरमिटेंट ट्रांसमिशन हो सकती है सिग्नल की, इंटरमिटेंटली हो रहा है, इसको हम कहेंगे सेकंड डिग्री का हार्ट ब्लॉक, या फिर कंप्लीट फेलियर हो सकता है तो उसको थर्ड डिग्री का हार्ट ब्लॉक कहेंगे या AV ब्लॉक। अब कह रहा है कि सर्टेन हेरिटेबल कंडीशंस जो कि फॉर्चुनेटली रेयर होती हैं, ये भी एरिथमियास कॉज करवा सकती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनको रिकॉग्नाइज़ करें, क्योंकि ये अलर्ट कर सकती हैं फिजिशियन को कि वो इंटरवेंशन करे ताकि सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, और इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। इन द प्रोबेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स, उस फैमिली मेम्बर्स में इसको प्रिवेंट किया जा सके। अब कुछ जो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं रिकॉग्नाइजेबल एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ, जैसे किसी को कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स, ठीक है, उसके साथ साथ उनको इस तरह के एरिथमियास होते हैं कंजेनाइटली या फैमिलियल। तो हावेवर बाकी जो हेरिटेबल डिसऑर्डर्स हैं ये परसिपिटेट करते हैं एरिथमियास को और सडन डेथ को इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रक्चरल कार्डियक पैथोलॉजी, सो कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स। यानी कुछ कुछ को ऐसा होता है कि लोगों को कि उनको प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स हम कहते हैं, यानी उनमें कोई भी हार्ट में स्ट्रक्चरल कार्डियक पैथोलॉजी नहीं होती, लेकिन उनको बस एरिथमियाज और सडन डेथ जो है वो परसिपिटेट हो जाती है, तो उनको प्राइमरी इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स हम कहेंगे। अब इस तरह के जो सिंड्रोम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक टेस्टिंग की ही मदद से डायग्नोज किए जा सकते हैं, जो कि हम उन लोगों में करते हैं जिनको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है या फिर जिनको अनएक्सप्लेन्ड नॉन लीथल एरिथमियाज होते हैं, तो उनको हम उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें आ जाता है चैनलोपैथीज़, ठीक है, चैनलोपैथीज़ जो कि म्यूटेशंस जब आ जाती हैं उन जीन्स में जो कि रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल्स के लिए, तो उन जीन्स में म्यूटेशन आ जाए तो चैनलोपैथीज़ हो जाती हैं। सिंस के आयन चैनल्स हमारे जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कंडक्शन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स की, जो कि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को मीडिएट करते हैं ये आयंस, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इस तरह के डिफेक्ट्स इन चैनल्स में जो है ये प्रोवोक करवा दें एरिथमियास। अब प्रोटोटाइप जो है वो है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में क्या होता है कि क्यूटी सेगमेंट जो है ना ईसीजी का, उसकी प्रोलोंगेशन हो जाती है और ये ससेप्टेबल होता है टू मैलिग्नेंट वेंट्रिकुलर एरिथमियास करवा सकता है। इसके अलावा कह रहा है कि म्यूटेशन जो है सेवरल डिफरेंट जीन्स में जो कि अकाउंट करती हैं फॉर द केसेस ऑफ लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम विद द KCNQ1। KCNQ1 जीन जो है ये बहुत ही कॉमन इसमें अफेक्ट होता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में, और इसके नतीजे में पोटेशियम के करंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर एरिथमियास होंगे उस पेशेंट को, मैलिग्नेंट वेंट्रिकुलर एरिथमियास। दैट्स इट। अब इसी में एरिथमियास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सडन कार्डियक डेथ। अब सडन कार्डियक डेथ जिसको हम SCD भी कहते हैं, ये डिफाइन हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, क्यों हो जाए, लीथल एरिथमियास की वजह से, जैसे कि एसिस्टली या फिर सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से डेथ हो जाए अनएक्सपेक्टेडली, एसिस्टली या सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब रफली 4 लाख इंडिविजुअल जो है ना वो सडन कार्डियक डेथ के विक्टिम होते हैं यूएस में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लीडिंग कॉज है इस SCD का, और ये 80 to 90% केसेस में रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली SCD जो है ना ये पहली मैनिफेस्टेशन है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में हमने पढ़ा था कि सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। ऑफ इंटरेस्ट, ऑटोप्सी जो है टिपिकली हमें एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ दिखाएगी सिवियर किस्म की, बिना किसी एविडेंस ऑफ अक्यूट प्लैक डिसरप्शन की, यानी उसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है सिवियर किस्म की लेकिन प्लैक डिसरप्ट नहीं किया, ठीक है। थस वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ भी नहीं एसोसिएटेड होती, यानी 80 to 90% पेशेंट जो कि सडन कार्डियक डेथ के साथ सफ़र कर रहे हैं उनमें कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन नहीं होता, लेकिन ये सक्सेसफुली रिससिटेट हो सकते हैं और ये कोई इंजाइमेटिक या ECG का भी एविडेंस नहीं शो करेंगे ऑफ द मायोकार्डियल नेक्रोसिस, ना ही उन्हें कोई मायोकार्डियम की नेक्रोसिस हुई होगी, इवन अगर कॉज इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, यानी हुई इस्कीमिया ही है, लेकिन ECG में भी ना कुछ मिलेगा, ना ही उनके वो एंजाइम ट्रोपोनेंस वगैरह एलिवेटेड होंगे, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक हो गया। तो इस तरह के भी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस मिले 80 to 90%। अब हील्ड जो रिमोट मायोकार्डियल इन्फाक्शन है वो 40% ऑफ द केसेस में हमें मिलते हैं कि किसी को प्रीवियसली कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ था जो अब हील हो चुका है। अब जो यंगर विक्टिम होते हैं, जवान लोग जिनको सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, तो उनमें नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कॉजेज़ ज़्यादा कॉमन है। अब वो कौन से हैं, एक तो हेरिडिटरी हो सकता है जो अभी हमने पढ़ा, चैनलोपैथीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं कार्डियक के कंडक्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में कंजेनाइटल कोरोनरी आर्टीरियल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं।
माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी कॉज है, मायोकार्डाइटिस या सार्कोइडोसिस, डायलेटेड या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से सडन कार्डियक डेथ, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी की वजह से भी सडन कार्डियक डेथ। तो जैसे अगर कार्डियक मास जब बढ़ जाता है तो ये भी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है सडन कार्डियक डेथ के लिए, कि मतलब कार्डियक मास अगर बढ़ जाए। तो थस जो कुछ यंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि सडनली मर जाते हैं, उनमें एथलीट्स आ जाते हैं, हाइपरटेंसिव हाइपरट्रोफी या फिर अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज कार्डियक मास वाले जो लोग हैं, यही उनमें ओनली पैथोलॉजिक फाइंडिंग हमें मिलती है। आल्दो इस्केमिक इंजरी और बाकी जो पैथोलॉजिक कंडीशंस हैं, ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम को। मोस्ट जो केसेस हैं फैटल एरिथमियाज के, ये ट्रिगर होते हैं इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी की वजह से ऑफ द मायोकार्डियम, जो कि डिस्टेंट होगी यानी दूर होगी हमारे कंडक्शन सिस्टम से, लेकिन उसकी बस इरिटेबिलिटी हो गई है, इलेक्ट्रिकल इरिटेबिलिटी मायोकार्डियम की, उसकी वजह से। अब प्रोग्नोसिस जो है बहुत से पेशेंट में जो कि रिस्क पे होते हैं, सडन कार्डियक डेथ के रिस्क पे होते हैं, तो उसमें आ जाते हैं वो जिनको क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो। तो इनकी जो प्रोग्नोसिस है ये मार्कली इम्प्रूव हो जाती है बाय द इम्प्लांटेशन ऑफ अ पेस मेकर, या फिर हम उनको ऑटोमेटिक कार्डियोवर्टर डीफिब्रिलेटर जो है उसकी इम्प्लांटेशन करें, जो क्या करेगा, सेंस करेगा और इलेक्ट्रिकली काउंटरएक्ट करेगा एपिसोड ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को। ठीक है, सेंस करके उसको काउंटरएक्ट करेगा इलेक्ट्रिकली। अब आ जाता है रिलेशनशिप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का टू द वेरियस क्लिनिकल एंड पॉइंट्स, जो कि हमने पहले इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं, वो इस 11.5 फिगर में डिपिक्टेड है। ठीक है, इसमें देखिए ये पाथवे दिखाया गया है, पूरा प्रोग्रेशन ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, जो हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है अमंग द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड इट्स मेजर सीक्वल। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई, उसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ और एक्यूट प्लैक चेंज जो है जिसमें कोरोनरी आर्टरी की थ्रोम्बोसिस आ जाता है। अब ये भी आगे जाके मायोकार्डियल इस्कीमिया करवाएगा इंक्रीज सीवियरिटी और ड्यूरेशन का, उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा मसल लॉस के साथ और एरिथमियाज होंगी। ठीक है,